तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों के लिए है कि हिंदी का आदि कवि किसे कहा जाता है। ये नोट करते हुए चलिएगा आप लोग। हिंदी का आदि कवि स्वयंभू को कहा जाता है। और स्वयंभू कौन है? जिन्होंने अपभ्रंश भाषा को प्रचलित किया था। अपभ्रंश भाषा का क्रम कब आता है? तो आपको याद होगा, संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश, फिर अवहट, फिर हिंदी। हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो ये तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है आप लोगों के लिए। किसी का माइक ऑन रह गया उसको। तो हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? श्रीनिवास दास वमत द्वारा रचित परीक्षा गुरु। ठीक है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको अगर नहीं लिखिएगा आप चल जाएगा। हिंदी की प्रथम एकांकी कौन सा है? तो एक घूंट। ठीक है, प्रथम एकांकी कौन सा है? एक घूंट। अब आप लोगों के लिए प्रश्न बनता है कि ये एकांकी क्या होता है। उपन्यास तो आप जानते ही हैं किसे कहते हैं। ठीक है, एकांकी क्या होता है इसको लिख लीजिए आप लोग होमवर्क के लिए अपने। चलिए, फिर है हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा? इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, इतिहास के लिए भी इम्पोर्टेंट है और हिंदी में तो साहित्य में इम्पोर्टेंट है ही। उद्दंत मार्तंड। अब आप लोगों के लिए एक होमवर्क बनता है कि ये जो समाचार पत्र है ना, किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था, इसको भी लिखिएगा आप होमवर्क में। ठीक है, और ये होमवर्क कल की क्लास से पहले भेजना है आप लोगों ने। और मैं आपसे ग्रुप में भी कह चुका हूँ, जो होमवर्क नहीं भेजेगा उसको क्लास में ज्वाइन नहीं कराया जाएगा। फिर है हिंदी की प्रथम पत्रिका कौन सी है? संवाद कौमुदी तो बहुत ज़्यादा फेमस है, आप लोगों ने सभी ने नाम सुने होंगे इसके। ठीक है, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि हिंदी की प्रथम पत्रिका का नाम बताइए, तो संवाद कौमुदी। अब इस पत्रिका के प्रकाशक कौन है ये भी आप लोगों को याद करना है। ठीक है, हिंदी वर्णमाला अभी मैंने आपको पढ़ाया नहीं है। ठीक है, तो इस पर मैं चर्चा नहीं करना चाहूँगा अभी। वैसे इसमें लगभग 11 स्वर और 30 व्यंजन होते हैं। हिंदी के किस समाचार पत्र में खड़ी बोली को मध्य देशीय भाषा कहा गया है? ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा आप लोग। वैसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है आप लोगों के एग्ज़ाम के स्टैंड। देखो, इम्पोर्टेंट है या नहीं है ये डिसाइड किया जाता है आप लोगों के एग्ज़ाम का स्टैंडर्ड क्या है। अगर यही हिंदी साहित्य आप पढ़ रहे हैं सिविल सर्विसेज के लिए या यूके पीएससी के अदर एग्ज़ाम्स के लिए, तो वहाँ पर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। बट पुलिस कांस्टेबल में या सीटेट में या इस तरह की जो परीक्षाएं होती वहाँ पर इतना ज़्यादा ये इतने डीप क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हिंदी के प्रथम कवि कौन है? तो सिद्ध सरहपा। हिंदी के प्रसिद्ध कवि कौन है? सिद्ध सरहपा। सरहपा का नाम आप लोग देखिएगा आदिकाल में, जिन्होंने होमवर्क किया है कंप्लीट ना, आदिकाल में आप लोग इनका नाम देख सकते हैं। नेक्स्ट लिखिएगा आप लोग, हिंदी का के प्रथम गद्यकार कौन है? गद्य मतलब आप जानते ही हैं, है ना, कि जिसमें कहानियाँ वगैरह लिखी जाती हैं। मैंने बताया था आप लोगों को कि साहित्य को दो रूप से प्रस्तुत किया जाता है, पद्य और गद्य में। ठीक है, तो गद्य में क्या होता है और पद्य में क्या होता है ये आप जानते ही हैं। पद्य में राइम्स और रिदम होते हैं, यानी कि लय और तुकबंदी होती है। यहाँ पर गद्य में इसकी आवश्यकता नहीं होती। हिंदी के सर्वप्रथम गीत लेखक कौन है? तो विद्यापति। ये भी आप याद रखिएगा, ये सब आदिकाल के हैं। ये सरहपा, विद्यापति आपने पढ़ा ही होगा, आप लोगों को याद ही होगा, अभी होमवर्क किया है आपने कल की डेट में, तो है ना। जिसको नहीं पता है वो बताइएगा। हिंदी का सर्वप्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? तो ऊपर आपने पत्रिका पढ़ी थी। ठीक है, ये है आपका दैनिक समाचार पत्र सुधा वर्षण। इम्पोर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। फिर दोबारा आ गया, क्वेश्चन रिपीट हो गया आपका। हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम उत्तंड मार्तंड। ये अभी आप लिख चुके हैं, इसको दोबारा लिखने की आवश्यकता नहीं है। फिर अजंता की गुफा किस धर्म से संबंधित है? ये इतिहास का प्रश्न है, ये आपके हिंदी साहित्य का प्रश्न नहीं, तो इसको छोड़ देते हैं आगे। ठीक, अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए, क्योंकि बीजेपी का शासन है और ये बीजेपी के ही पूर्व आपके प्रधानमंत्री रह चुके हैं, तो इनका तो याद रखना ही पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, तो भोपाल इसका आंसर है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। फिर लिखिए अतीत के चलचित्र, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न पूछा गया है। हालांकि इसको याद करने का तरीका ये है कि महादेवी वर्मा लिखें आप, अभी आपने पढ़ा नहीं है, आधुनिक काल में पढ़ेंगे आप।
ठीक है। तो महादेवी वर्मा लिखें, डैश करके उनके जितने भी रचनाएं हैं वो लिखें। तो अतीत के चलचित्र कई बार पूछा गया है, लिख लीजिएगा अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा। फिर है अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा था? स्वयंभू। अभी थोड़ी देर पहले ही आप लोगों को बताया था मैंने स्वयंभू के बारे में, है ना, कि अपभ्रंश का इनको रचयिता कहा जाता है या फिर उसका जनक कहा जाता है, तो वाल्मीकि कहा गया है, तो नाम स्वयंभू ही आएगा आपका ऑप्शन में, आप देख करके अंदाज़ा लगा लेंगे। फिर देखिएगा आगे चलते हैं हम, अपभ्रंश भाषा का, ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा, प्रथम व्याकरणकार, है ना, व्याकरणाचार्य कौन है? किसने अपभ्रंश भाषा की व्याकरण लिखी है? तो हेमचंद्र ने लिखी है, ठीक है। अब एक होमवर्क बनता है आप लोगों के लिए, लिख लीजिएगा सबसे पहला व्याकरण ग्रंथ कौन सा है? सबसे पहला व्याकरण ग्रंथ कौन सा है? ठीक है, इसको, ये होमवर्क है आपका, इसको नोट कर लीजिए। अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता कौन है? पुष्पदंती। तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है आप लोगों के लिए। फिर देखिए अभिलेखों का अध्ययन क्या कहा जाता है? तो एपिग्राफी कहा जाता है अभिलेखों के अध्ययन को, ठीक है। इसको लिख लीजिएगा, अभिलेख जो होते हैं ना, ठीक है, इतिहास के मैंने आप लोगों को रिकॉर्डिंग्स भेजी हैं, अगर आपने देखा होगा तो वहाँ पर प्राग ऐतिहासिक काल में ही समझाया गया है कि इतिहास के स्रोत क्या क्या होते हैं, ठीक। तो स्रोतों में आपका एक अभिलेख भी होता है, तो इसके अध्ययन को क्या कहते हैं? हम एपिग्राफी कहते हैं। तो लिखिएगा, ये तो कविता, ये तो पंक्तियाँ तो मैं नहीं बता रहा हूँ आप लोगों को, पंक्तियों को छोड़ दीजिए अभी आप लोग, अभी तो हम पंक्तियों की तरफ पहुँचे ही नहीं हैं अपनी क्लासेस में। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई है? तो अमीर खुसरो का संबंध खड़ी बोली से अधिक लिया जाता है। वैसे अमीर खुसरो का बहुत फेमस नाम है, अभी आप मध्यकालीन इतिहास पढ़ेंगे तो वहाँ पर कई चीज़ें आप लोगों को और समझ में आएंगी, देखने को मिलेंगी, ठीक। इसके बाद फिर नेक्स्ट आप लोग देख लीजिएगा, अमीर खुसरो ने जिन मुकरियों, पहेलियों और दो सुखनों की रचना की है उसकी मुख्य भाषा क्या है? खड़ी बोली। लिखने की आवश्यकता नहीं है, खड़ी बोली समझ में आ गया है, खड़ी बोली समझ में आपको आ गया ना, अमीर खुसरो से संबंधित है। तो जहाँ पर भी क्वेश्चन आपका आएगा खड़ी बोली और अमीर खुसरो का रिलेशन आप लोग निकाल लेंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा ये दिमाग लगाना पड़ेगा, हर प्रश्न को लिखने की आवश्यकता नहीं होती। फिर देखिए अवधी भाषा में सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य, इसको कुछ अलग तरीके से पूछा जाता है परीक्षाओं में। परीक्षा में ये पूछा जाता है कि रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है, ठीक है ना। रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है, ये आप लोगों से पूछा जाता है, तो याद रखना है अवधी में लिखा गया है। किसने लिखा है, और ये भी आप लोग को जानकारी होगी, तुलसीदास ने, ठीक है। इसके आगे बढ़ते हैं हम, अशोक के फूल, इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। अशोक के फूल ये क्या है? पहला प्रश्न तो आपका ये बन जाएगा कि ये क्या है? निबंध है, कहानी है, उपन्यास है? तो याद रखना है कि ये क्या है? निबंध संग्रह है। किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। देखो अभी हमने शुरुआत की है साहित्य की, तो कुछ ही लेखकों के बारे में हम जानते हैं, और कल मैंने आपको जो होमवर्क दिया था उसमें कई सारे लेखकों के नाम आपने पढ़े होंगे, पहली बार सुने होंगे, ठीक। तो कुछ बहुत प्रसिद्ध लेखक होते हैं, उनके बारे में तो पढ़ना ही है सारा का सारा, उनकी सारी रचनाएं पढ़नी है। सारे लेखकों को पढ़ना आवश्यक नहीं है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है उनको पढ़ना पड़ता है, वहाँ से प्रश्न पूछे आते हैं। अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है? तो सूरदास। अच्छा, एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ, आप लोग उत्तर देंगे कि अष्टछाप को दो वर्गों में बांटा गया है, एक है विट्ठलनाथ के शिष्य, एक है आपके वल्लभाचार्य के शिष्य। तो बताइए कि सूरदास किन के शिष्य हैं? बताओ, कल ही पढ़ा रखा आपको। वल्लभाचार्य, वेरी गुड, वल्लभाचार्य के हैं। तो अष्टछाप के 8 प्रमुख कवि हैं, उनके नाम आपको याद रहने चाहिए। वो सब के सब कृष्ण भक्ति शाखा में आते हैं और इनका संबंध जो है वो भक्ति काल से है, ठीक। फिर है, ये तो मुहावरे आ गए, मुहावरे को छोड़ देते हैं हम। आंसू काव्य किसने लिखा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको आप ज़रूर लिखिएगा, ये ज़रूरी नहीं है, ये मुहावरा छोड़ दो। आंसू काव्य है, आंसू क्या है? काव्य है, और ये किसने लिखा है? तो जयशंकर प्रसाद ने लिखा है, ठीक है, जयशंकर प्रसाद ने लिखा है, ओके। फिर इस प्रश्न को छोड़ दीजिए आप, राइट। अब आते हैं हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल, क्वेश्चन नंबर 31 देखिए यहाँ पर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने त्रिवेणी में
किन 3 महाकवियों की समीक्षाएं प्रस्तुत की हैं? तो त्रिवेणी मतलब कि 3 कवि हो गए आपके, कौन है? सूर, तुलसी और जायसी। सूर, तुलसी और जायसी नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप लोगों के लिए। ठीक है, इसके बाद चलिए आत्मजयी, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप स्किप कर सकते हैं। आत्मनिर्भरता को स्किप कर सकते हैं आप लोग। मैं स्किप इसलिए नहीं करा रहा हूँ कि पढ़ना ही नहीं है, आप चाहे तो नोट कर लीजिए इसको वीडियो में देख करके बाद में, लेकिन शुरुआत में हमने सिर्फ उतना लिखना है जो हमको याद हो जाए। मेरी बात सुन रहे हैं आप? आपने किताब नहीं छापनी है, आपने नोट्स बनाने हैं। नोट्स का मतलब ये होता है कि जो आपने लिखा है वो आपको याद है, कभी भी आपसे पूछा है तो आप उसका उत्तर दे सकें। ठीक है, आधुनिक मानव के हाल के पूर्वज कौन है? ये भी आपके लिए अभी फ़िलहाल इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ओके, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? तो महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा, ठीक है। फिर देखिएगा आधुनिक युग के चरण कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर। इस तरह के जो निकनेम्स वगैरह होते हैं तो इंपॉर्टेंट होते हैं, ये तो याद करने ही करने हैं आपको। आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा है, बताने की आवश्यकता नहीं है, इसको लिखना मत, आप लोग को जानकारी होगी। तेलुगु है ना। आंध्र प्रदेश में तेलुगु, केरला में मलयालम, और आपका तमिलनाडु में तमिल, और कौन सा? कर्नाटका में कन्नड़। ये भाषाएं आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, फिर है ये मुहावरा, इसको याद करने की आवश्यकता नहीं है। इतिहास शब्द का शुद्ध विश्लेषण क्या है? ये इसकी आवश्यकता नहीं है। ऐतिहासिक, इसको छोड़ दीजिए। ईदगाह बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, लिखिएगा। ईदगाह किसने लिखी है? तो प्रेमचंद ने लिखी है। ठीक है, ईदगाह किसने लिखी है? प्रेमचंद ने। बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, उर्दू किस भाषा का शब्द है? तुर्की का शब्द है, ये भी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। उर्दू किस भाषा का शब्द है? तुर्की का है। और मेरा मानना यह है कि जितने भी अभी उपस्थित हैं क्लास में, आप में से शायद किसी को पता होगी ये बात। बताओ, किसी को पता है तो बताओ, अच्छी बात है। ठीक है, सराहनीय है अगर आप लोगों को पता हो पहले से कि उर्दू किस भाषा का शब्द है तो। ठीक है, एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? तो माखनलाल चतुर्वेदी। ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है इतना। ठीक है, आस्ट्रिक भाषा, मैंने आपको बताया था कि 4 भाषा समूह हैं जो भारत में बोले जाते हैं। पहला है भारोपीय, दूसरा द्रविड़, तीसरा आपका ऑस्ट्रिक, और चौथा आपका चीनी तिब्बती। तो ऑस्ट्रिक भाषा समूह की जो भाषाएं बोलता है उसको क्या कहते हैं? किरात कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? किरात। थोड़ा सा आप लोगों के लिए होमवर्क बन जाएगा ये कि किरात क्या है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, एक जनजाति है या विशेष भाषा को बोलने वाले लोगों को कहा जाता है, ये पढ़ लीजिएगा। ठीक, कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? वैसे इतना इम्पोर्टेंट प्रश्न नहीं है, फिर भी आप इसको लिख सकते हैं, केशवदास को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कथा सम्राट किसे कहा जाता है? तो प्रेमचंद्र हैं। कबीरदास किस भाषा में लिखा करते थे? सधुक्कड़ी, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कलम का सिपाही बहुत इम्पोर्टेंट है, मुंशी प्रेमचंद। आई थिंक इन तीनों प्रश्नों में ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका, कलम का सिपाही किसे कहा जाता है। ठीक, अच्छा, कलम का सिपाही क्या है? एक जीवनी भी है। किसकी जीवनी है? तो ऑब्वियस बात है कि मुंशी प्रेमचंद की। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं। अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी अनुवाद। अभिज्ञान शकुंतलम किस भाषा में लिखी गई थी? पहले ये खोजिए आप लोग। अब एक होमवर्क बन गया आपका कि अभिज्ञान शकुंतलम जो है कालिदास ने किस भाषा में लिखी थी, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। इसका हिंदी में अनुवाद किसने किया? तो राजा लक्ष्मण सिंह ने किया, है ना। अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी में अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह ने किया। अगर इसका अनुवाद किया गया है हिंदी में, इसका मतलब डेफिनेटली किसी और भाषा में लिखी गई है। तो किस भाषा में लिखी गई है, ये होमवर्क है आप लोगों के लिए। कस्तूरी कुंडल बसे किसकी आत्मकथा है? इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दीजिएगा इसको, लिखना चाहो तो आपकी मर्जी है। कादम्बरी बहुत इंपॉर्टेंट है, बाण भट्ट की सुप्रसिद्ध रचना है ये कादम्बरी, पूछा गया है कई सारी परीक्षाओं में। कामायनी क्या है? मैंने बताया था ना, भी आप लोगों को पूछता है वो क्या है, निबंध है, कहानी है,
तो ये क्या है, कामायनी महाकाव्य। किसने लिखा है? आप लोगों ने कल ही होमवर्क किया है, आप लोगों ने पक्का नोट किया होगा इसको। बताओ कामायनी किसकी रचना है, जल्दी बताओ, बताओ। किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है? पढ़ा रखा आप लोगों को, बताओ जल्दी बताओ। भक्ति काल को कहा जाता है, बताया था ना आप लोगों को, क्यों? ठीक है। किस छायावादी, अभी छायावाद तो हमने पढ़ा ही नहीं, तो मैं चाहता हूँ कि इसके प्रश्न तो शायद आप नहीं भी लिखेंगे, चल जाएगा। फिर भी देखो, किस छायावादी कवि ने संवाद शैली का सर्वाधिक उपयोग किया है? ठीक है, इसको आप चाहे तो नोट कर लीजिए, वैसे मुझे लगता है कि अभी नहीं करेंगे तो चल जाएगा। फिर है, किस देश में अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती हैं? तो भारत के अलावा कोई देश हो ही नहीं सकता ऐसा। लगभग 22 भाषाएं तो अभी फ़िलहाल जिनको मान्यता मिली है वो है, बाकी इसके अलावा बोलियां बहुत सारी हैं जो लगी हैं अभी भाषा बनने में। रामधारी सिंह दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं? वीर रस। कौन सी रचना की है इन्होंने, बताओ, किसी को याद हो तो। चलो ढूंढो फिर क्या की है इन्हें रचना, बहुत फेमस है। कृष्ण और क्या नाम है इनका, कर्ण का संवाद भी है उसमें। ठीक है, देखो रामधारी सिंह दिनकर की आप रचनाएं पढ़ लेना, इम्पोर्टेंट है। रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किसके लिए मिला था? उर्वशी के लिए मिला था। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर की सारी रचनाएं आप लोगों को याद होनी चाहिए, कंठस्थ होनी चाहिए। ठीक है, फिर है, रीतिकाल का वह कौन सा कवि है जो अपनी मात्र एक कृति से ही साहित्य में अमर हो गया? तो ये तो आप लोगों ने होमवर्क में किया होगा रीतिकाल, हालांकि मैंने पढ़ाया नहीं है। बिहारी हैं। कौन सी रचना ऐसी है जो इन्होंने की थी और इसके लिए प्रसिद्ध हो गए? आप बता सकते हैं, आपने पढ़ा है तो। फिर है, रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार, ये इतिहास का प्रश्न है आपका, ये हमारा साहित्य का प्रश्न नहीं है। लाल पीला होने का तात्पर्य ये भी नहीं पढ़ना हमको अभी। ठीक है, ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, ये अभी पंक्तियों की तरफ नहीं जाएंगे आप लोग। मैं इसलिए कह रहा हूँ आप लोगों से क्योंकि हमको अभी फ़िलहाल शुरुआत की है, तो उतना पढ़ना है जो हम याद कर सकें। ये जो प्रश्न छोड़े जा रहे हैं ये भी पढ़ोगे आप बाद में, ठीक है ना। फिर है, विद्यापति की पदावली। पहले तो 3 प्रश्न बनते हैं इसमें। पदावली किसकी रचना है? विद्यापति की है। दूसरा प्रश्न, पदावली किस भाषा में लिखी गई है? मैथिली में। तीसरा प्रश्न, विद्यापति किस भाषा के लेखक है? तो 2-3 भाषाओं के, उनमें से मैथिली भी एक है। ठीक है, वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन माने जाते हैं? चंद्रबरदाई। वीर गाथा काल कौन सा है आप जानते ही हैं, आदिकाल को कहा जाता है, और चंद्रबरदाई ने क्या, पृथ्वीराज रासो लिखी थी। ठीक है, तो आज के लिए इतने प्रश्नोत्तर काफ़ी हैं, इनको आप नोट कर लीजिएगा।